बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई दे रही है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। बच्चों ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। एक हमने पढ़ा था बच्चों, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी पड़ी थी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हम बात करें किसके लिए, एक और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, अगर इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाए तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर कट कर रही है, ए। और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, बी। तो बच्चों जितना डिस्टेंस दूर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी ओरिजिन से, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से जितना डिस्टेंस दूर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पर जो इस इक्वेशन में ए है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और बी जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो बच्चों अगर हम ये समझ चुके हैं तो हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी के ऊपर इंटरसेप्ट फॉर्म पे। देखिए हमें एक इक्वेशन दी रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो अगर बच्चों हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट पता लगाना है एक्स और वाई एक्सिस पे, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म में। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इसको मैनिपुलेट करते हैं। हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आती है, 1। पर यहाँ क्या दिख रही है बच्चों, 5। अगर हम आरएचएस की बात करें तो यहाँ दिख रहा है हमें 5, और हमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या चाहिए, 1। तो अगर यहाँ 1 बनाना है तो हम बोथ साइड्स एलएचएस को भी और आरएचएस को भी डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो ये 5/5 क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करें, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 5 से, तो बच्चों ये बन जाएगा 2x/5 प्लस 3y/5, और वो हो जाएगा 5/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये इसे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए किस चीज से, इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो अगर यहाँ तक बना लिया तो हमें दिख रहा है कि आरएचएस में तो क्या आ चुका है, 1। अब इसको उस पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हमें ये चाहिए। तो ऊपर तो रहेगा x और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 5/2। इसको मैनिपुलेट करके लिखे तो 5/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ये रहेगा 2x/5, और उसको इस तरह से शो किया गया है। और अगर मैं इसको मैनिपुलेट करके लिखूँ तो ये हो जाएगा y/5/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो रहेगा 3y/5, पर इसको मैनिपुलेट करके इस तरह से शो किया, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 1। अब बच्चों ये इक्वेशन इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो जब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो इधर आता था x/a, तो जो नीचे वाले वैल्यू है वो क्या था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और इधर था y/b। तो जो b होता था वो होता था इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ये इक्वल टू 1 ऐसे चलता था। तो हमें पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट आएगा बच्चों, 5/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे तो होगा वो तो होगा 5/2, और वाई एक्सिस पे कितना होगा, 5/3। तो ए की वैल्यू तो आ गई 5/2, और बी की वैल्यू जो इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो इस तरह से हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, सेकंड वाले ग्राफ की बात करते हैं जो लिखा हुआ पैराबोला। पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए के वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और ए के एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर। पहली वाली बात करते बच्चों जहाँ लिखा हुआ है वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब इस यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है। अब हम एक दो केसेस बनाएंगे, या तो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा या के नेगेटिव होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा। मैं पहला केस लेता हूँ जब के की वैल्यू, के को कैसा कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव। तो लेट सपोज मैंने एक इक्वेशन ली y इक्वल टू 2x स्क्वायर, जहाँ पे देखिए के की वैल्यू क्या आ रही है, +2। तो ये पहला सिचुएशन लेते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना शुरू करें तो बच्चों जैसे अपन ने प्राइमरी क्लास में सीखा था कि ग्राफ कैसे बनाते थे, एक बार x की वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू पता चलती थी, फिर x की दूसरी वैल्यू पुट करते थे, फिर y की वैल्यू दूसरी पता चलती थी। ऐसे करके हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, और उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने पे हमें ग्राफ को प्लॉट करते थे। तो उसी तरह से समझते हैं, देखिए जो हमने पहले कभी हमने प्राइमरी क्लासेस में सीखा है। तो अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू बताओ, देखो कितनी आएगी बच्चों इस इक्वेशन में, वो आएगी 0। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, 0,0 ओरिजिन से ये पास होगा। अगर x की वैल्यू को बढ़ाते हैं पॉजिटिव में, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस तरह से y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो और x को अगर इनफाइनाइट रखें तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अगर x पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और अगर x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। तो इस पोर्शन का ग्राफ यहाँ ऐसे आया। अगर x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो भी y कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी तो y कैसा आएगा, +2।
इसलिए यहाँ पे एक्स नेगेटिव चल रहा है पर वाई कैसा चल रहा है बच्चों, पॉजिटिव में चल रहा है। एक्स को वैल्यू -1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी +2। एक्स की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट रखे हैं तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर भी प्लस इनफाइनाइट ही होगा, और 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेगा, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अगर एक्स माइनस इनफाइनाइट जाता है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते कितनी हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, प्लस में। तो एक्स नेगेटिव चल रहा है पर वाई कैसा चल रहा है, पॉजिटिव। तो इस टाइप की जो शेप दिख रही है आपको, अगर हम वैल्यूज पुट करके इसकी शेप बनाए तो ये कैसा बनेगा, पैराबोलिक शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोलिक शेप। चाहे इतना पार्ट हो चाहिए पूरा, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, पैराबोला ही, या पैराबोलिक शेप जो ये हमें दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब x 0 था तो y की वैल्यू भी 0 थी, इसलिए ग्राफ कहाँ से जा रहा है, ये पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से। इसे कहते हैं बच्चों इसकी वर्टेक्स। तो ये पैराबोला की क्या है, वर्टेक्स, और यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। नेक्स्ट बढ़ते बच्चों, अगर k की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, अगर k की वैल्यू नेगेटिव, तो एक एग्जांपल लिया y = -2x², जहाँ पे k कैसा है, -2, कैसा है वो बच्चों, नेगेटिव। अब नेगेटिव लेते तो देखिए क्या कैसे वैल्यू आएगी, हम फिर से x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए 2 -2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 आएगा। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो ये तो पता चल गया कि x 0 है तो y भी 0 है, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। x को पॉजिटिव रखते हैं तो भी y नेगेटिव चलेगा, क्योंकि -2 इंटू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आएंगी वैल्यूज। अगर x को नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और इंटू -2, तो y भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि अब तो हमें ये पता चल चुका है कि x पॉजिटिव चलेगा तो भी y की वैल्यू नेगेटिव चलेंगी। अगर x नेगेटिव वैल्यू पुट करा है, एक एग्जांपल ले लेते बच्चों, अगर मैं यहाँ पे x = 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू -2 आएगी। x = -1 पुट कीजिए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो -2 इंटू 1 तो वापस से -2, तो x = -1 पे भी वैल्यू कैसी आ रही है, -2। तो नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू से भी y पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ अगर हम प्लॉट करें वैल्यू, अगर x इनफाइनाइट रखेंगे तो y आएगा -इनफाइनाइट, तो x बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो y नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, -इनफाइनाइट की तरफ। y की वैल्यूज बढ़ती जा रही है नेगेटिव में, और नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट। x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट। तो इस तरह से शेप इसकी बनेगी। तो k नेगेटिव, y = k² में अगर k पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव y की तरफ ऊपर उठेगा और इस तरह से बनेगा, और अगर k नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस, इसकी जो एक्सिस होगी इस तरह बोला कि वो नेगेटिव y एक्सिस होगी, इसकी पॉजिटिव y एक्सिस हो गई। और एक और बात बच्चों, और इनके जो वर्टेक्स हैं वो क्या है, ओरिजिन, क्योंकि x 0 पे y 0, इसका मतलब से पास होगा 0,0 से। चलिए एक और देखते बच्चों, यहाँ पे आते हैं आप, इस केस में बात करते हैं सेकंड वाले में, स्टैंडर्ड इक्वेशन x = ky²। यहाँ पे भी k क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी दो केस लेते हैं, एक बार k की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और एक बार k की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। पहला केस लिया जब k पॉजिटिव, तो मैंने लिखा x = k पॉजिटिव ले लिया, +1 ले लिया, तो x = y², तो इक्वेशन बन गया x = y²। अगर आप यहाँ y की वैल्यू 0 रखे तो x देखिए कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, 0,0 से। तो ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, 0,0 से। y की वैल्यू बढ़ाएंगे, y पॉजिटिव, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो ये अगर y पॉजिटिव चल रहा है तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी, तो ग्राफ इस तरह से चलता जा रहा है। y इनफाइनाइट तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो y बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट जा रही है। तो बच्चों जैसे जैसे y बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x भी बढ़ता जा रहा है, और y इनफाइनाइट हो जाएगा तो x भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर y की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज -1 रखा तो x की वैल्यू हो जाएगी +1, -2 रखा तो x की वैल्यू हो जाएगी +4। तो अगर y नेगेटिव चल है तो भी x किस में चलेगा, पॉजिटिव में ही चलेगा। y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, और क्या हो जाएगी, अगर y की वैल्यू -इनफाइनाइट तो x की वैल्यू भी +इनफाइनाइट हो जाएगी, और इस तरह से ही ग्राफ बनेगा। तो ये शेप आ चुकी है किसकी, x = y² की। इसे भी क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोलिक शेप। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं अब अपन। ये पता चल चुका है, और यहाँ पर जो एक्सिस है वो इसकी पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। ये किसके सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक्स एक्सिस के जो इमेज ऊपर बन रही है वैसी इमेज यहाँ पर नीचे बन रही है, तो ये इसके सिमेट्रिक है। इसकी वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें अगर k नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन ली अपन ने, x = -y²। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू डिटरमाइन करते जाएंगे। तो अगर y पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, और अगर y नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर x की वैल्यू फिर से नेगेटिव आएंगी। तो y पॉजिटिव होगा तो भी x नेगेटिव चलेगा, y नेगेटिव होगा तो भी x नेगेटिव में ही चलेगा। y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ग्राफ पास होगा 0,0 से, और वैल्यूज बढ़ाते चलें तो ये इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। इस शेप को भी, ये भी क्या है बच्चों, पैराबोलिक शेप है, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, और इसकी जो सिमेट्रिक एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
तो बच्चों अगर हमने ये 4 ग्राफ स्टडी कर लिए तो अब हमें कुछ चीजें यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, वो देखेगा। तो अगर हम बोले कि पैराबोला जो है, जो शेप बन रही है, अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो अगर k पॉजिटिव है तो इसकी एक्सिस जो सिमेट्रिक लाइन होगी वो पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो सिमेट्रिक लाइन होगी नेगेटिव है। अगर x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है इस तरह से, तो k पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक लाइन होगी पॉजिटिव x, और अगर नेगेटिव है तो सिमेट्रिक लाइन होगी नेगेटिव x। अब एक और चीज की बच्चों, ये जो पैराबोला मुड़ता है उसको कैसे याद रखें कि ये y की तरफ मुड़ेगा या x की तरफ मुड़ेगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर इसको समझने के लिए हमने लिखा है कि पैराबोला उस वेरिएबल की तरफ मुड़ेगा जिसकी पावर कम है, सबसे स्मॉलर है। अगर यहाँ देखें बच्चों y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के अंदर, तो y और x वेरिएबल है, y पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है, तो देखिए किसमें पावर सबसे कम है, वो है y। तो पैराबोला किस तरफ बेंड हो रहा है, y की तरफ, y की तरफ ये मुड़ रहा है, और तो इस तरह से ये दिख रहा है। यहाँ पे भी इस वाले इक्वेशन में बात करें, k नेगेटिव होगा तो भी y की पावर कम है और x की पावर ज्यादा है, 2 है, तो ये भी इधर इसके लिए जो पैराबोला बनेगा वो भी कहाँ बेंड होगा, y की तरफ। पर यहाँ पर नेगेटिव y में वैल्यू चल रही है, इस तरह से ये y की तरफ बेंड हो रहा है। यहाँ देखें बच्चों इस वाले इक्वेशन में, तो x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। और ये क्या दिख रहा है, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर किसकी कम है, x की। तो जो पैराबोला बनेगा वो किसकी तरफ बेंड होगा, x एक्सिस की तरफ। तो जो यहाँ पैराबोला बने वो देखो किधर मुड़ रहे हैं, x की तरफ मुड़ रहे हैं, y की जगह y ना जाके किधर जा रहे हैं बच्चों, x की तरफ बेंड हो रहे हैं। इधर भी जो पैराबोला बना वो किधर बेंड हो रहा है, x एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। तो इस तरह से हम ये याद रखेंगे कि जिस वेरिएबल की पावर कम है पैराबोला, अगर y की पावर कम है तो y की तरफ मुड़ेगा, अगर x की पावर कम है तो x की तरफ बेंड होगा। इस ग्राफ की बच्चों अपन ने स्लोप पढ़ी थी पहले भी, तो इस ग्राफ की जो स्लोप आती है, क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग बनेगा तो थीटा चेंज होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो इसकी स्लोप कैसी होगी, वेरिएबल। इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं होती। स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो क्या होती है, कांस्टेंट, पर पैराबोला की स्लोप कैसी है, वेरिएबल। तो हमने बोला स्लोप ऑफ पैराबोला वेरिएबल। एक और चीज देख लेते बच्चों, जैसे हमने याद रखा था y प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर हमने कहा था कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमने वहां सीखा था स्ट्रेट लाइन में, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिए बच्चों, अगर इस इक्वेशन की बात करें जहाँ लिखा हुआ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के तो क्या है, कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट है उसे अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन में दिखाते नहीं है, तो यह बन जाएगा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर दिख रहा है, के कांस्टेंट है, उसको प्रोपोर्शनलिटी में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दिख जाए या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर दिख जाए, मतलब अगर एक क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाए, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो बच्चों ये तरीका है, अगर हमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मिल जाती है तो हम कहेंगे कि उनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। और जिसकी पावर कम है पैराबोला उस तरफ बेंड होगा, ये हमें याद रखना है। एक और बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमें एक और टाइप पता चलेगा पैराबोलिक कर्व का। देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ठीक है, पहला बात कर लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो हम बहुत जल्दी इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पैराबोला y की तरफ बेंड होगा और ओरिजिन से पास होगा। और ये क्या लिख रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो बनेगा तो बच्चों वैसा ही जैसा हम जानते हैं कि y की पावर कम है तो पैराबोला y की तरफ बेंड होगा। पर यहाँ पर क्या, अगर आप x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, 2। यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं मिलती, तो x 0 है तो y की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये कहाँ से जाएगा, अगर x 0 तो y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जाएगा 0,2 से। तो पैराबोला बनाना तो वही है कि पावर y की कम है तो पैराबोलिक कर्व बनेगा और बेंड होगा y एक्सिस की तरफ, पर ये पास कहाँ से होगा, 0,2 से। तो बच्चों यहाँ पर वर्टेक्स बदल गई है, यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन ना होकर क्या हो गई है, 0,2। इधर बात करते बच्चों, ये दिख रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अगर ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर होता तो हमने इसका ग्राफ बनाया भी था। ठीक है, कि पावर x की कम है तो बैंड x की तरफ होगा। ठीक है, और दूसरी बात, और अगर y 0 होता तो x भी 0 होता तो पास होता ओरिजिन से। पर यहाँ पर देखिए अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर y 0 होने पे x की वैल्यू 2 बन रही है, तो इट मीन्स ये कहाँ से पास होगा, 2,0 से, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो बनेगा तो बच्चों पैराबोला ही। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू वाई स्क्वायर की फॉर्म में हमें दिख रहा है वैल्यू। ठीक है, और x की पावर कम है तो बैंड कहाँ होगा, x एक्सिस की तरफ। पर यहाँ पर जो ग्राफ है ओरिजिन से ना पास होगा, कहाँ से पास होगा, 2,0 से, तो इसकी वर्टेक्स क्या हो जाएगी, 2,0। हालांकि बच्चों ये चीज हमें आगे बहुत कम काम आएगी, हमें आएंगे तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमें इनको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए हमने इसको स्टडी किया है, बाकी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। थर्ड ग्राफ पे आते हैं बच्चों, जहाँ है सर्कल। सर्कल की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा बच्चों, ये जो इक्वेशन है सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे। और जो ए है वो क्या है, इसकी रेडियस। तो हम कहेंगे जो ए है वो क्या है, इसका रेडियस है। तो ए जो शो कर रहा है वो रेडियस है सर्कल की। और ये इक्वेशन कौन से सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, 0,0 पे। तो देखिए बच्चों, आगे हम एक सर्कल वैल्यू बनाते हैं। देखिए, अगर हम इस सर्कल को बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देख, तो हम वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। देखो, अगर हम रखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो वो बन जाएगा बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। और अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। तो हमें पता चला जब y 0 है तो x की दो वैल्यू आ रही है, ए और माइनस ए। इट मीन्स ग्राफ कहाँ से, कौन से कोऑर्डिनेट से पास होगा, एक तो होगा a,0 और एक होगा माइनस a,0 जो सर्कल होगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस ए और माइनस ए। इट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इन दोनों से, वो बनेगा 0,a और 0,-a। इट मीन्स एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर तो कहाँ है, ओरिजिन पे। और वो कहाँ से पास होगा, a,0 माइनस a,0 से, 0,a से और 0,-a से, जो हमने यहाँ से कोऑर्डिनेट देखे हैं। और एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको जिसकी रेडियस है a, सेंटर ओरिजिन पे। और ये कोऑर्डिनेट है a,0 माइनस a,0, 0,a, 0,-a, और ये यहाँ से पास हो रहा है। तो ये ऐसा एक सर्कल की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो हमें याद होनी चाहिए। बच्चों पे एग्जांपल की बात करते हैं, जहाँ इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और हमें इस इक्वेशन से ग्राफ को प्लॉट करना है। तो बच्चों हम इसको पहले ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है। तो बच्चों हमें ये पता चलेगा कि ये मैच कर रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। इसका मतलब ये किससे मैच कर रही है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा बच्चों, सर्कल होगा जिसका सेंटर तो क्या होगा, ओरिजिन। इसका सेंटर तो क्या होगा, ओरिजिन, 0,0। और अगर रेडियस देखें बच्चों, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 4, क्योंकि हम जानते थे बच्चों जो ए है वो क्या शो करता था, रेडियस। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो होगा सर्कल शेप का, सेंटर तो है ओरिजिन, और जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी है, 4। तो इस तरह से बच्चों हमें इसका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों 4th नंबर के स्टैंडर्ड ग्राफ की, जो है इलिप्स। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये हमें इजीली याद हो जानी चाहिए, जहाँ ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट। तो ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर दो केसेस आ सकते हैं, या तो ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी, या बी की वैल्यू ए से ज्यादा होगी। तो बच्चों मैं केस 1 की बात करता हूँ, जब ए ग्रेटर देन बी है। तो अगर इस इक्वेशन में ए की वैल्यू बी से ज्यादा हो, तो जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वो इस शेप का ऑब्टेंड होगा, जिसे हम कहते हैं इलिप्स या इलिप्टिकल शेप। तो और यहाँ पर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। अगर बच्चों हमें ये शो करना है कि ये इलिप्स एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसको भी डिटरमाइन करना बहुत आसान है बच्चों। अगर हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट जानना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर दे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम यहाँ y 0 पुट करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, a,0 और माइनस a,0। तो ये एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट्स पे कट करेगा, a,0 और माइनस a,0। अगर y एक्सिस पे पॉइंट्स चाहिए बच्चों, तो वहाँ पे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू आएगी बी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, 0,b और 0,-b। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो हो गए 0,b और 0,-b, जहाँ पर ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करेगा। और बच्चों अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर जो ये इलिप्टिकल शेप को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू ज्यादा है और बी की वैल्यू कम है। और बच्चों अगर इस इलिप्स वाली शेप को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ हमें दो एक्सिस दिखाई देंगे अंदर। तो ये तो एक तो है जो मेजर एक्सिस, बड़ी एक्सिस जो दिख रही है, और ये उससे छोटी एक्सिस है जिसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। तो बच्चों मेजर एक्सिस की बात करें तो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है 2a। तो ए जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ। तो इसलिए बच्चों हम ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट या आधी लेंथ। तो ये ए क्या है, मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ है, इसलिए हमने कहा इसको सेमी मेजर एक्सिस। और बच्चों माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ होगी b प्लस बी 2b, और जो b है वो माइनर एक्सिस का हाफ पार्ट है, इसलिए हम b को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो बच्चों इस यहाँ पर जो शेप में जो इलिप्स दिख रहा है, a तो क्या है सेमी मेजर एक्सिस और b को क्या कहेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। अब बात करते हैं बच्चों केस 2 पे, जहाँ पे b की वैल्यू a से ज्यादा है। तो अगर इस इक्वेशन में b जो है वो a से ज्यादा है,
तो जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा वो हमें इस तरह से ऑब्टेन होगा। उसकी शेप ये होगी जहाँ पे बी की वैल्यू ज़्यादा और ए की वैल्यू कम है, और ये जो शेप है इसे भी अपन कहते हैं बच्चों इलिप्टिकल शेप या इलिप्स। और अगर आगे बात करें बच्चों कि अगर हमें फिर से कोऑर्डिनेट शो करने हो कि ये इलिप्स जो है एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो बच्चों वही तरीका था कि अगर वाई 0 रखें इस इक्वेशन में तो एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस ए, और अगर एक्स 0 रखे तो वाई की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस बी। कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। तो ये एक्स एक्सिस को इन पॉइंट्स पे कट करेगा, और अगर वाई एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट्स पे या कौन से पॉइंट्स पे कट करेंगे वो होंगे 0 बी और 0 माइनस बी। तो वाई एक्सिस को ये इन पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ 0 बी और 0 माइनस बी। और यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है इस ग्राफ के अंदर जो ए की लेंथ है वो कम है और बी की लेंथ ज्यादा है। अब बच्चों अगर इसको इलिप्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी हमें दो एक्सिस दिखाई दे रही है अंदर। ये तो है बड़ी एक्सिस जो होगी मेजर एक्सिस, और ये है छोटी एक्सिस जो होगी माइनर एक्सिस। बच्चों यहाँ पर जो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 2b, और माइनर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है वो जाएगी a प्लस ए 2 है। तो जो a है वो माइनर एक्सिस का हाफ लेंथ है या हाफ पार्ट है, तो हम कहेंगे a क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस। और जो b है वो मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट है, तो हम इसको कहेंगे b को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो बच्चों इस वाले इलिप्स के अंदर a तो क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस और b क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस। तो बच्चों एग्जाम्पल को देखते हैं और इससे अपन जो चीजें हमने सीखे उसको अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x² बाय 25 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। हमें इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। तो हम पहले इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करते और चेक करेंगे कि ये कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है। तो हमें पता चलेगा बच्चों ये मैच कर रही है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 से। तो ये मैच कर रही है इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा। अगर चेक करें बच्चों की ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे देखते हैं a² की वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हम कहेंगे ए की वैल्यू क्या होगी 5, और b² की वैल्यू आ रही है 9, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो बच्चों में दिखाई दे रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है। तो कौन से केस वाला इलिप्स बनेगा, पहला केस था जब ए की वैल्यू बी से ज्यादा थी। तो इस शेप का इलिप्स जो शेप इलिप्स की जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी जहाँ पे ए की वैल्यू ज्यादा और बी की वैल्यू कम है। तो बच्चों ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए जो है उसे हम कहते थे सेमी मेजर एक्सिस, तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 5। तो ये जो है ये आ जाएगी लेंथ जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि ये क्या है सेमी मेजर एक्सिस। और ये लेंथ जो हो जाएगी ये माइनर एक्सिस का हाफ पार्ट है, तो ये हो जाएगी 3। तो ये लेंथ हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस जिसकी लेंथ है 3। तो इस तरह से बच्चों हम इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से ये बनेगा, और हम यहाँ पर इन वैल्यूज को शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों 5th नंबर के स्टैंडर्ड ग्राफ की जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको समझते हैं बच्चों। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों में ये याद हो जानी चाहिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट के बराबर है, उन दो क्वांटिटीज के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बच्चों इस इक्वेशन से मैं ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन भी बना सकते हैं। तो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वाई। तो प्रोपोर्शनलिटी में लिखूँ तो कांस्टेंट वाली चीज को या कांस्टेंट टर्म को शो नहीं करेंगे, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई। और ये भी लिखा जा सकता है बच्चों अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वाई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स। बच्चों इस तरह से हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमने पहले सीखा था वो हमें याद होना चाहिए कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x था तो ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन। अगर y प्रोपोर्शनल टू x² थे, ठीक है, या x प्रोपोर्शनल टू y² है तो ग्राफ कैसा बनता था, पैराबोला। और बच्चों हमें यहाँ पर अब पता चला कि अगर y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x है तो हम कहेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बच्चों समझते हैं कि इसका ग्राफ की शेप कैसे ऑब्टेन होगी। बच्चों यहाँ हम बात करते हैं जो ये कांस्टेंट है, इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है। तो बच्चों मैंने पहला केस लिया जब कांस्टेंट कैसा लिया, पॉजिटिव। तो लेट सपोज जो इक्वेशन जिसका मैं ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो है y इक्वल टू 2 बाय एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है, +2 है जो पॉजिटिव है। बच्चों देखते हैं अब इस इक्वेशन से जो ग्राफ है जो कैसा ऑब्टेन होगा। बच्चों अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर x पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, अगर x नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब बात करते पहले बच्चों जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं तो देखें y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 2/0 मतलब इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर x 0 है तो y कैसा मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो लाइन है वो y एक्सिस को टच नहीं कर रही, ये लाइन सिर्फ y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये कहाँ जाके मिलेगी इसको, इनफाइनाइट पे। तो x 0 है तो y
क्या जा रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू अचीव हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू कम होने लगेगी। तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है पॉजिटिव में तो वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ग्राफ इस तरह से नीचे जा रहा है। और अगर एक्स की वैल्यू हो जाए इनफाइनाइट तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2/इनफाइनाइट मतलब 0। तो एक वाई की वैल्यू पॉजिटिव में कम होते होते कहाँ चली जाएगी, 0। और एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट। तो अगर एक्स बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट जा रहा है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव में कम होते होते क्या हो जाएगी, 0। तो एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई इस तरह से अभी जो ग्राफ है वो इस तरह से ऑब्टेन होगा। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव चलेगी। और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में कम होगी। और अगर एक्स की वैल्यू रखता हूँ माइनस इनफाइनाइट तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो बच्चों एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव में बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है। और अगर एक्स की वैल्यू जा रही है माइनस इनफाइनाइट तो वाई की वैल्यू माइनस में कम होते होते कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन होगा। बच्चों हमें ये ऑब्जर्व हो गया कि अगर यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है इस तरह से हमें जो ऑब्टेन हो रहा है इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये कौन से क्वाड्रेंट में ऑब्टेन हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में। अब बात करते हैं बच्चों, अगर कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होती, लेट सपोज इक्वेशन ली अपन ने y इक्वल टू -2/x, जहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2, वो कैसा है, नेगेटिव है। बच्चों अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमने देखा अगर x पॉजिटिव होगा तो y किस में चलेगा, नेगेटिव में, y की वैल्यूज नेगेटिव चलेंगी। और अगर x नेगेटिव होगा तो y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस अपॉन माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y किस में चलेगा, पॉजिटिव में। बच्चों पहले एक सिचुएशन लेते हैं जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी तो y की वैल्यू नेगेटिव में घटेंगी। और अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाए इनफाइनाइट तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। और बच्चों अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी -2/0, तो वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, ये लाइन इस तरह से पैरेलल दिख रही है नेगेटिव y एक्सिस के, इसका मतलब ये कहाँ जाके मिलेगी इसको, माइनस इनफाइनाइट पे। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ है वो यहाँ पर इसको टच नहीं करेगा, ये सिर्फ लाइन इसके पैरेलल बनाएंगे, इसका मतलब ये कहाँ जाके मिलेगी इसको, माइनस इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू नेगेटिव में कम होती जा रही है। और ये धीरे धीरे अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये ग्राफ ऑब्टेन होगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू चलेगी पॉजिटिव, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव में घटेगी। तो ग्राफ हमें इस तरह से ऑब्टेन होगा, x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जा रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव में घटती जा रही है। तो बच्चों अगर के यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ, अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो हमें इस तरह से मिलेगा। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और ये कौन से क्वाड्रेंट में मिला है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों हमें इस तरह से ये याद होना चाहिए। बच्चों बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन की। क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m तो है बच्चों मास ऑफ पार्टिकल और v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, वेयर m इज कांस्टेंट। प्लॉट ग्राफ बिटवीन फर्स्ट पार्ट k एंड v, सेकंड पार्ट k एंड v स्क्वायर। बच्चों अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहां पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ आसान सी स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे और हम इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। बच्चों हम उन स्टेप्स को समझते हैं। तो पहली स्टेप है बच्चों कि अगर जो हमें रिलेशन दिया गया है इसमें से हम पहली स्टेप है हम बनाएंगे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन उन क्वांटिटीज के बीच में जिनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है कि हमें क्या ढूंढना होगा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। बच्चों अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर 1/2 जो है नंबर वो है कांस्टेंट और m भी क्या है, कांस्टेंट। तो जो चीज कांस्टेंट है हम उसे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में शो नहीं करते। तो बच्चों जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आएगा वो आएगा k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास पहला स्टेप जो है वो था प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को फाइंड आउट करना, वो आ जाएगा k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। और सेकंड स्टेप क्या है बच्चों कि जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है उसको y के इक्विवेलेंट लीजिए और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है उसको x के इक्विवेलेंट लीजिए। तो बच्चों हम k को y के बराबर कह सकते हैं और v को x के बराबर। और तीसरी स्टेप है अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो k की जगह क्या पुट कर सकते हैं, y प्रोपोर्शनल, v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x। तो यहाँ पर v स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। बच्चों क्या आ गया रिलेशन यहाँ पर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये पता है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जैसे ही दिखता है तो हमें माइंड में क्लिक करेगा कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, पैराबोला। तो बच्चों अपन नहीं पढ़ा था ग्राफ में कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा तो कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला। कौन से वेरिएबल की पावर कम है, y की, तो जो पैराबोला होगा वो किस तरफ बेंड होगा, y की तरफ। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा होगा, पैराबोला, और ये y की तरफ बेंड होगा। तो बच्चों इस तरह से हम इसके लिए ग्राफ को फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमें ये पहला स्टेप में जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन दिख रहा था, इसको देख के हम डायरेक्टली हम पता नहीं चल रहा था कि इनके बीच में ग्राफ कैसा आएगा, तो इसलिए बच्चों हमने इस एक्सप्रेशन को y और x की टर्म में कन्वर्ट किया, जिस फॉर्म में हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे ये दिखा तो हमें क्लिक हो गया कि ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। इसी तरह से बच्चों अब हम सेकंड वाले ग्राफ को ट्राई करते कि देखते इधर ग्राफ कैसा आएगा। तो पहला जो वही था बच्चों, हमें के और वी स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो पहला स्टेप क्या था कि हम क्या ढूंढेंगे, गिवन एक्सप्रेशन से प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। बच्चों यहाँ पे 1/2 m तो क्या है, कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आएगा के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन मिल गया के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब बच्चों सेकंड स्टेप क्या थी कि जो क्वांटिटी y एक्सिस पर है उसको y के बराबर मानेंगे, और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है उसको x के इक्विवेलेंट लेंगे। और अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं बच्चों। तो के तो किसके बराबर है, y के बराबर, तो के की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, y। प्रोपोर्शनल पूरा का पूरा जो वी स्क्वायर है बच्चों वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो पूरे के पूरे कंप्लीट वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, x। तो यहाँ आ जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x। जैसे ही बच्चों हमें ये दिखा y प्रोपोर्शनल टू x, तो हमें क्लिक कर चुका है जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हमने ये पढ़ा था, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन। तो के और वी स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों इस सिंपल सी स्टेप को फॉलो करके हम इजीली जो ग्राफ है क्वांटिटीज के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जहाँ लिखा हुआ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम पी। एम तो क्या है, कांस्टेंट। देन प्लॉट ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/v। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पी और 1/v। बच्चों पहली स्टेप हम क्या ढूंढेंगे, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। एम कांस्टेंट है तो उसे प्रोपोर्शनलिटी में शो नहीं करेंगे, तो रिलेशन आ गया पी प्रोपोर्शनल टू वी। सेकेंड स्टेप, जो चीज y एक्सिस पर है उसको y के इक्विवेलेंट मानेंगे, और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर है उसको x के इक्विवेलेंट देंगे। बच्चों p की जगह तो क्या पुट कर सकता हूँ, y प्रोपोर्शनल 1/v x के बराबर। तो v क्या हो गई, v की वैल्यू 1/v की वैल्यू x के बराबर ले रहे हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, 1/x। तो ये रिलेशन अब हमें मिल चुका है। यहाँ दिख रहा है हमें y प्रोपोर्शनल टू 1/x, और जैसे ही y प्रोपोर्शनल टू 1/x दिख रहा है तो हमें माइंड में क्लिक करेगा कि इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों इधर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ बनेगा p और 1/v के बीच में। तो बच्चों अगर हमें इसको कन्वर्ट करते y और x की टर्म में, जैसा अभी अपन ने सेकंड और थर्ड स्टेप में सीखा, और उसको फॉलो करते ही हमें रिलेशन मिलता है, और y और x की टर्म में रिलेशन दिखते हमें पता चल जाता है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा। तो यहाँ जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बच्चों एक और अच्छे से सवाल को देखते हैं, इसको समझते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 4t स्क्वायर, y इक्वल टू 2t। फाइंड लोकस ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों हमें ये दे रखा है कि कोऑर्डिनेट जो है पार्टिकल के, उसका x कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन है वो है 4t स्क्वायर। तो टाइम चेंज होगा तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और y कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 2t, तो ये भी टाइम के साथ वेरी करेगा। और हमें क्या ढूंढना है बच्चों, लोकस ऑफ पार्टिकल। बच्चों याद रखिए लोकस मतलब होता है पाथ, कि जो पार्टिकल है वो कौन से पाथ पे चल रहा है या कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्या वो पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, क्या वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो इस तरह से हमें इसका पाथ फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है कि क्या करेंगे अपन, जो हमें इक्वेशन दी गई है इन इक्वेशन की मदद से हम x और y के बीच में रिलेशन पता लगाएंगे, और x और y के बीच में रिलेशन मिलते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा। तो बच्चों हमें इक्वेशन दी थी y इक्वल टू 2t, यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली तो वो आ जाएगा y/2। और इस t की वैल्यू को बच्चों मैं इस x वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। तो x की इक्वेशन थी 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे t की जगह रख देते y/2। तो यहाँ पे बच्चों t की जगह रखा y/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y²/4, और सिंप्लीफाई करें तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू y²। और बच्चों अगर मैं ये हमें रिलेशन मिल चुका है x और y की टर्म में, और अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालूं तो अगर x इक्वल टू y² है, यहाँ पे 1 है, तो 1 तो एक नंबर है, उसको कांस्टेंट है, और उसको क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में शो नहीं करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ x प्रोपोर्शनल टू y²। और x प्रोपोर्शनल टू y² दिखते ही बच्चों हमें पता चल गया ये जो पाथ होगा वो कैसा होगा। और ये जो स्टैंडर्ड जो ये रिलेशन था ये किसके लिए था, पैराबोला के लिए। तो इसका मतलब जो ये इस तरीके से जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कौन से पाथ में मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ में। तो बच्चों ये हमें समझ में आ चुका है कि अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं पार्टिकल के, तो वो उसका जो लोकस होगा, मतलब जो उसका पाथ होगा पार्टिकल का, वो क्या होगा, पैराबोला। तो इस तरह से बच्चों अगर हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता चल जाए तो हम इजीली पाथ के बारे में फाइंड आउट कर पाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों 6 नंबर के ग्राफ पे, जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स। के तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.718। ये एक नंबर है और जिसकी वैल्यू क्या है 2.718। अब बच्चों यहाँ से दो केस आ सकते हैं, या तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है या कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है। तो बच्चों मैं पहला केस लेता हूँ जब कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव। मैंने के की वैल्यू ले ली +1, तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू ई की पावर x, और यहाँ पर k कैसा है, पॉजिटिव है, +1 है, तो पॉजिटिव है। अब बच्चों देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो इसको समझते हैं बच्चों कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों वही काम किया अपन ने कि x की अलग अलग वैल्यूज रखी, तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और उससे हमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्टेन हो जाएंगे, और पॉइंट्स को जब मैच करेंगे, उनको मिलाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू आएगी e की पावर 0, और किसकी पावर 0 क्या होता है, 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों 0,1, तो हमें पता चल चुका है कि ग्राफ 0,1 से पास होगा। अगर x की वैल्यू रखता हूँ 1, पॉजिटिव रखी, तो y की वैल्यू आएगी e की पावर 1, तो हम उसे कहेंगे e, और e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हम कहेंगे अगर x पॉजिटिव था तो y जो है वो 1 से बड़ा चल रहा है। अगर x की वैल्यू रख दूं इनफाइनाइट, तो यहाँ अगर x की वैल्यू रख दूं इनफाइनाइट, तो हो जाएगा e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट मतलब बच्चों 2.718 की पावर इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब बच्चों, 2.718 इंटू 2.718 इंटू 2.718, ऐसे कितनी बार, इनफाइनाइट बार। तो अगर 2.718 को ऐसे इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जिसका कोई एंड नहीं होगा। तो जो वैल्यू होगी वो इतनी बड़ी बनती जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। तो ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इनफाइनाइट। ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं। तो अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाए पॉजिटिव में इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर बच्चों x की वैल्यू रखते हैं नेगेटिव, तो रखी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/e। और ये वैल्यू जो होगी बच्चों, e की वैल्यू 2.718 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/e, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1 से छोटी। तो अगर x नेगेटिव चल रहा है, तो y की वैल्यू आएगी 1 से छोटी। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाते बढ़ाते कर दे माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, उसको अपन लिख सकते हैं 1/e की पावर इनफाइनाइट। और e की पावर इनफाइनाइट कितना था बच्चों, इनफाइनाइट होता है 1/e इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हुई, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जब x पॉजिटिव चल रहा है, तो y की वैल्यू 1 से बड़ी होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और ये कहाँ से पास होगा ग्राफ, 0,1 से। तो ये कहाँ से पास हो रहा है, 0,1 से। x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, तो y की वैल्यू भी 1 से और बढ़ती जा रही है, और पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है। अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाए इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है। तो x इनफाइनाइट, तो y भी कैसा था, इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू नेगेटिव चल रही है, तो y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव चल रही है, तो y की वैल्यू 1 से छोटी है। और अगर x की वैल्यू हो जाए माइनस इनफाइनाइट, तो y कम होते होते कितना हो रहा है, 0। तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू हो रही है 0। तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ बनेगा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू ई की पावर x का। और बच्चों इस ग्राफ को अगर हम देखें, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाए तो वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ग्राफ ऐसे ऊपर उठ रहा है, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इसलिए बच्चों अपन इसे कहते हैं कि ये कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ग्रो कर रही है, इसलिए। और कैसे कर रही है, एक्सपोनेंशियली, इसलिए हम कहते हैं इसका ग्राफ का क्या नाम बोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। बच्चों ये हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, हमें यहाँ से आगे काम आएंगे। आगे बढ़ते बच्चों, अगर k की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, सेकंड केस लेते हैं जब k की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर जो मान लीजिए k की वैल्यू ली -1, तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल टू ई की पावर -x। तो बच्चों अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर फिर वैल्यूज पुट करी x की, और y की वैल्यू में ऑब्टेन होती जाएगी। तो अगर x 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू आएगी e की पावर -0, जिससे अपन e की पावर 0 भी कहेंगे, और ये हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो बच्चों हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 0,1, तो ग्राफ 0,1 से पास होगा। अगर x की वैल्यू रखता हूँ पॉजिटिव, रखी +1, y की वैल्यू आएगी e की पावर -1, और ये हो जाएगा e की 1/e। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/e, और ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अगर x पॉजिटिव है, तो y 1 से छोटा चलेगा। और अगर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1/e की पावर इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो y क्या हो जाएगा, 0। अगर बच्चों अब x की वैल्यू नेगेटिव रख के देखते तो देखते y की वैल्यू कैसा ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखी -1, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी
ई की पावर माइनस इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा +1, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर 1, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू 1 से बड़ी चल रही है। और अगर एक्स की वैल्यू रखता हूँ माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इंटू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ई की पावर प्लस इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट बच्चों हम जानते हैं जो क्या होता है, इनफाइनाइट के बराबर। तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है तो वाई बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो बच्चों इसको ध्यान में रखते हो, ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरह से हमें ग्राफ ऑब्टेंड होगा कि ये कहाँ से पास होगा, 0,1 से। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है तो वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो वाई कम होते होते कितना हो रहा है, 0। तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट थी तो वाई कितना था, 0। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव चल रही है, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है, नेगेटिव, तो वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती जा रही है, और एक्स की वैल्यू हो जाए माइनस इनफाइनाइट, तो वाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तो वाई की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से ऑब्टेंड होगा। बच्चों अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव से जा रही है, पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाए तो वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, और कम होते होते कहाँ से किधर जा रही है, 0 की तरफ। तो यहाँ पे जो वाई का वैल्यू है, जो वाई फंक्शन का जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है वाई की, कम होती जा रही है, डिके हो रही है मतलब कम होती जा रही है। और कैसे कम हो रही है, एक्सपोनेंशियली, इसलिए क्या नाम दिया इसे, एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। तो बच्चों इस तरह से हमें ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में याद होना चाहिए। बच्चों बात करते हैं 7 नंबर के ग्राफ की, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। तो बच्चों पहला जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका हमें ग्राफ ऑब्टेन करना है। तो बच्चों हमने वही तरीका अपनाया कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी तो y की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, और हमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन का ग्राफ। तो बच्चों हमने यहाँ रखी x की वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर x एंगल है तो ये वैल्यूज किसमें चलेंगी, एंगल में। तो x की वैल्यू 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू π/2 रखते हैं तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू रखते हैं पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, तो y की वैल्यू आएगी 0। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 3π/2, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो y की वैल्यू आएगी -1। और यहाँ पे रखते हैं 2π, तो साइन 360 डिग्री होगा 0, तो y की वैल्यू आएगी 0। इसी को ध्यान में रखते बच्चों को ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ग्राफ इस तरह से ये ऑब्टेंड होगा, और ये हमें किसका ग्राफ मिल गया, साइन फंक्शन का ग्राफ मिल गया। तो इसको चेक भी करते हैं बच्चों कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +1। जब x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 3π/2 है तो y की वैल्यू -1, और x की वैल्यू 2π है तो y की वैल्यू 0। तो इस तरह से बच्चों हमने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ग्राफ ऑब्टेंड किया, तो ये हमें मिल चुका है साइन फंक्शन का ग्राफ। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड वाला पार्ट जो है y इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं, वो समझते हैं कैसे हमें ऑब्टेंड होगा। तो बच्चों वही तरीका अपनाया, x की वैल्यूज रखते हैं और y की वैल्यूज हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होंगी। तो अगर x की वैल्यू रखे 0 तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो y की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री, π/2, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो y की वैल्यू आएगी 0। अगर x की वैल्यू रखते हैं पाई तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1, y की वैल्यू आएगी -1। इस तरह से बच्चों ये एंगल्स भी पुट किए तो हमें यहाँ पे y की वैल्यूज मिल गई। इनको ध्यान में रखते हुए ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमें इस तरह से ये ऑब्टेंड होगा, और ये हमें कौन सा ग्राफ मिल चुका है, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ मिल चुका है। इसको चेक करते बच्चों, जब x की वैल्यू 0 है तो y का दिख रहा है 1, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। x की वैल्यू π/2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई तो y की वैल्यू चल रही है -1, तो ये पॉइंट दिखा रहा है कि जब x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू -1 है। तो 3π/2 पे y की वैल्यू 0 और 2π पे y की वैल्यू 1। तो बच्चों ये हमें कोसाइन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ऑब्टेंड होगा। बच्चों इसकी ग्राफ में एक खास बात है, अगर यहाँ हम समझे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि बच्चों 2π इंटरवल के बाद मतलब 360 डिग्री के इंटरवल के बाद ये ग्राफ वापस से ये वैल्यूज, ये फंक्शन वापस से ये वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो ये साइकिल वापस से आगे रिपीट होगी कितने इंटरवल के लिए, 2π इंटरवल के लिए। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी 2π इंटरवल के बाद फिर से ये वैल्यूज इस तरह से रिपीट होंगी। तो इन फंक्शन की क्या खास बात है बच्चों कि 2π इंटरवल के बाद ये वैल्यूज वापस से रिपीट होती है। तो ये साइकिल यहाँ पे भी आगे आ सकती है और पीछे भी इस तरह से ये साइकिल बढ़ सकती है। तो हमें पता चल चुका है बच्चों की इन फंक्शन में जो होता है 2π इंटरवल के लिए ये क्या करते हैं, वापस से इनके बाद 2π हर 2π इंटरवल पे इनकी जो वैल्यूज है वो रिपीट होती है। इसलिए बच्चों हम कहते हैं जो साइन फंक्शन और जो कोसाइन फंक्शन है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2π। क्यों बच्चों, क्योंकि ये 2π इंटरवल में फिर से ये वैल्यूज रिपीट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 2π है। तो बच्चों ये हमें याद होना चाहिए कि साइन और कोसाइन फंक्शन का टाइम पीरियड होता है 2π। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट के लिए, जो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -5 sin x के लिए। तो बच्चों इसको समझते देखिए, ध्यान से समझिएगा
इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो यहाँ पे अब एक्स की वैल्यूज रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी 0। एक्स की वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -5 × 1, तो -5। एक्स की वैल्यू रखते हैं 180 डिग्री, तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। इस तरह से बच्चों अगले एंगल्स रखे तो हमें वाई की वैल्यू ये ऑब्टेन होगी। इसको ध्यान में रखते हुए अगर ग्राफ ऑब्टेन करें तो हमें ग्राफ इस तरह से ये प्लॉट होता हुआ नजर आएगा कि जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की भी वैल्यू 0 है। तो ये ओरिजिन से शुरू हुआ, जब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है तो वाई की वैल्यू -5 है, जब एक्स की वैल्यू पाई है तो वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 3π/2 है तो वाई की वैल्यू +5 है। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से बच्चों में ये मिल रहा है कि एक्स की वैल्यू 3π/2 तो वाई की वैल्यू +5 और एक्स की वैल्यू 2π तो वाई की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ को ध्यान, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो ग्राफ हुआ वो इस तरह से हमें ऑब्टेन हुआ जो था -5 sin x के लिए। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट जो है y = cos² x। इसका ग्राफ देखिए ध्यान से समझते हैं क्या मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है cos² x, मतलब हम इसको मान सकते हैं cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो, देखिए y की वैल्यूज क्या मिलती है। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर करें तो वैल्यू मिलेगी 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू मिलेगी 1। 90 डिग्री रखते हैं π/2, cos 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 0। 180 डिग्री रखते हैं तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1, उसका स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर होगा +1, तो y की वैल्यू मिलेगी +1। इसी तरह से बच्चों 3π/2 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी, और 2π मतलब 360 डिग्री रखते हैं तो y की वैल्यू +1 आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमें इस तरह से ये ऑब्टेन होगा। तो ये बच्चों हमें ग्राफ मिल चुका है किस चीज का, cos² x का। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 0 है, और पाई है तो y की वैल्यू +1 है। तो इस तरह से बच्चों वैल्यूज को ध्यान में रखते ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमें cos² x का ग्राफ मिल चुका है। बच्चों इसको याद रखना बहुत आसान है, जैसे cos x का जो ग्राफ था ये हमें मिल रहा था, यहाँ जो नेगेटिव वैल्यूज है स्क्वायर करने पे वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो ये जो पार्ट है, जो हाफ पार्ट है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, जो ये नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इस तरह से ऊपर। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ कि sin² x का ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो आप बहुत इजीली जानते हैं, आप sin x का ग्राफ जानते हैं, जो हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर स्क्वायर कर दें तो जो ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही है वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो ये जो हाफ पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो sin² x का ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, ये पार्ट आएगा, फिर ये पार्ट कहाँ चलेगा, पॉजिटिव में चलेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यूज पॉजिटिव। ये पार्ट इस तरह से हमें किसका ग्राफ मिल सकता है, sin² x का ग्राफ हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो बच्चों हमें डिफरेंट ग्राफ्स, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हमें ही बनाने आने चाहिए।